हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस एजुकेशन कॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो हम बात करेंगे पोषक तत्व के बारे में कि पोषक तत्व कौन होते हैं और उनका जो है केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है और पोषक तत्व के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो आज हम आपको सिर्फ एक बेसिक पोषक तत्व के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो बिंदुओं पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि पोषण और पोषक तत्व में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानने की कोशिश करेंगे? पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। पोषक तत्व, सबसे पहले पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो पोषक तत्व को जानने से पहले हमको जानना होगा कि पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोषण, और इधर लिखेंगे पोषक तत्व। तो पोषण क्या होता है? पोषण एक प्रोसेस होता है, यह एक क्या है? प्रक्रिया है। पोषण एक प्रोसेस होता है। जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट को लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे प्रोसेस कैसा है? मान लो हम संतुलित आहार भी खा रहे हैं, असंतुलित भी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, कभी ज़्यादा खा लिए अच्छा लगा तो असंतुलित आहार ले रहे हैं ना। प्रोसेस क्या है? एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में हम संतुलित आहार भी लेते हैं और असंतुलित आहार भी लेते हैं। यह जो हमारा आहार का फॉर्म होता है वो कैसा होता है? तो हम लिक्विड भी लेते हैं, द्रव में लेते हैं, और कैसा लेते हैं? ठोस भी लेते हैं। इसका जो फॉर्म होता है आहार का फॉर्म कैसा होता है? द्रव भी होता है। हम जूस वगैरह लेते हैं तो द्रव के फॉर्म में लेते हैं, चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं तो ठोस के फॉर्म में खाते हैं। तो ये सब खाने के बाद आहार क्या है? एक प्रक्रिया है। ये सब खाने के बाद हमारी बॉडी में कई सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे ऐसा तो नहीं है हम उसको निगल लेते हैं, काटने की प्रक्रिया होती है, कैटाबॉलिज्म। उसके बाद काटने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद उसका उत्सर्जन होता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में। तो उत्सर्जन होता है। तो जब यहाँ मतलब कैटाबॉलिज्म काटने की प्रक्रिया होती है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है, तो यह प्रक्रिया, ये सारे मिल करके जितनी भी चीज़ें होती हैं, यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। अंतर समझ में है? अभी हमने क्या जाना? अभी हमने पोषण के बारे में जाना। पोषण के जनक कौन है? लेबोइजर है। लेबोइजर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण विज्ञान का जनक, पोषण का जनक किसको कहा जाता है? लेबोइजर को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? हमने क्या जाना? हमने जाना पोषण। पोषण क्या है? पोषण आहार में एक प्रक्रिया है। वह आहार हमारा कैसा होता है? तो वह संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। वह जो आहार है हमारा ठोस के भी फॉर्म में हो सकता है और द्रव के भी फॉर्म में हो सकता है। जब वह आहार हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसको क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होने की प्रक्रिया होती है। वो पाचन भी उसका हमारी बॉडी में होता है, अवशोषण होता है, उसके बाद उसका जो वेस्ट पदार्थ बनता है वह हमारा उत्सर्जन होता है, और यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब हम जानेंगे पोषक तत्व क्या होते हैं। तो जिन भोजन का सेवन करने के पश्चात या जिन भोजन का हम सेवन करते हैं उनमें अनेक ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं, और इन रासायनिक तत्वों को ही पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व क्या होता है? तो जिन भोजन का हम सेवन करते हैं, जिन भोजन का हम सेवन करते हैं उनमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं।
अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, उनमें ऐसे अनेक रासायनिक तत्व होते हैं और इन रासायनिक तत्वों को ही क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। इन रासायनिक तत्वों को ही पोषक कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो इन रासायनिक तत्वों को ही क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। भोजन में उपस्थित वे अदृश्य तत्व, भोजन में उपस्थित वे अदृश्य तत्व, भोजन में उपस्थित वे अदृश्य तत्व घटक जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, जिनकी आवश्यकता हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प करती है, स्वस्थ बनाए रखती है। ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे? ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम क्या लेते हैं? तो ऊर्जा प्रदान हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा से। ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी बॉडी को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोज और वसा। उसके बाद हमारे शरीर के निर्माण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? शरीर के निर्माण में, तो शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन और जल। रोगों से रक्षा के लिए विटामिन्स और मिनरल्स। रोगों से रक्षा के लिए विटामिन और विटामिन और मिनरल। इतनी बात समझ में आई? हमने आपको क्या बताना चाहा? हमने आपको बताया कि पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं इसको हम जानेंगे। तो जिन भोजन का हम सेवन करते हैं उनमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को ही पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में उपस्थित वे अदृश्य तत्व या घटक जिनकी आवश्यकता हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, वह हमें क्या कहलाती है? वह हमें हमारी पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे ऊर्जा हमें कौन प्रदान करता है? तो हमारा कार्बोज करता है, वसा करता है। शरीर के निर्माण के लिए हमारी प्रोटीन भी आवश्यकता होती है और जल भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा 71% शरीर जो है किससे बना हुआ है? जल से बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में हमें कौन मदद करती है, या इम्यूनिटी पावर को हमारे बूस्ट कौन करता है? तो हमारा विटामिन करता है और मिनरल करता है। इतनी बात समझ में आई? अब हम आगे जानेंगे एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में, एक एक पोषक तत्व के बारे में। यहाँ हम शॉर्ट में जानेंगे, डिटेल्स आपको हम बाद में एक एक जब न्यूट्रिएंट को पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल्स इसके बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, इन तीन तत्वों से मिलकर के बना होता है।
ये तो पता ही होगा। कार्बोज को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कार्बोज को श्वेतसार कहा जाता है, कार्बोज कहा जाता है, सैकेराइड्स कहा जाता है, कार्ब कहा जाता है, कार्बोज कहा जाता है। ऐसे कई सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। बात समझ में आई? श्वेतसार कहा जाता है, कार्बोज कहा जाता है, कार्ब्स कहा जाता है, इनको सैकेराइड्स कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इन सारे नामों से इनको जाना जाता है। बात समझ में आई? तो हमारे कार्बोज में कौन कौन से ऐसे केमिकल तत्व जो है मिले हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो इसमें जो मिलने वाले अनुपात का यौगिक होता है वो कितना होता है? 1.2.1। ये क्या होता है कि अनुपात से मिलकर बनने वाला यौगिक होता है, कि अनुपात से मिलकर बनने वाला यौगिक होता है। बात समझ में आई? यौगिक होता है। आगे हम क्या जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हम कितना लेते हैं? तो 55 से 60% हमारी बॉडी किसकी नीड होती है? कार्बोज की ज़रूरत होती है। अगर हम 1 ग्राम कार्ब्स खा रहे हैं तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करने का कार्य करती है। अब इसके हम स्रोत जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो इसके स्रोत में जैसे हमारा गेहूं हो गया, गेहूं के बाद क्या हुआ? गेहूं के बाद जौ, मक्का, चावल, शहद, जौ, मक्का, चावल, शहद, गुड़, खजूर, ये सब किसके स्रोत हैं? कार्ब के स्रोत हैं, कार्बोज के स्रोत हैं। खजूर, शकरकंद आदि, गन्ना आदि, शकरकंद, गन्ना आदि। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी हम मीठी चीज़ों को खाते हैं आप उसमें क्या पाएंगे? कार्बोहाइड्रेट को पाएंगे। इसलिए इसे शर्करा के भी नाम से जानते हैं। इसलिए इसे शर्करा के नाम से जानते हैं। शर्करा के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? हमने आपको क्या बताया अभी तक? हमने आपको बताया कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक से मिलकर के बना होता है। 1.2.1 के रेशियो में ये होता है। अगर हम अपने थाली में कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वो 55 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट खाता है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो 4.2 कैलोरी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं इसका मुख्य स्रोत है, जौ, मक्का, चावल, शहद, गुड़, खजूर, शकरकंद, गन्ना आदि। आलू भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए हमने आदि लिख दिया है। जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं हमारे सब में शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसे शर्करा के भी नाम से जानते हैं। अब हम इसके जो है वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। अब हम आगे इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। वर्गीकरण में जैसे कार्बोज है तो कार्बोज के वर्गीकरण को 3 रूपों में बांटा। हाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट के जब वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसके वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है हमारा? मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा है हमारा डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। और तीसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब हम सबसे पहले एक एक को जानेंगे। मोनो का मतलब है कि जब किसी में सिंगल बॉन्ड हो, एक अणु हो। पॉली का मतलब है जब 2 अणु हो।
और इसमें डाई का मतलब होता है जब 2 से 3 हो, 4 हो, 5 हो तो उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे अणु जब मिल करके बने हों, बहुत सारे अणु, तो उसको जब 2 से अधिक संख्या में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, तो पहला हम जानेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या है। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स की जब हम बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड्स के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। सेकंड स्थान पे हमारा फ्रक्टोज है और थर्ड पे हमारा क्या है, ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज। तो अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि सुक्रोज के ग्लूकोज क्या होती है, फ्रक्टोज क्या होती है और ग्लैक्टोज क्या होती है। जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के सबसे पहले सूत्र को जानते हैं, क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। और ग्लूकोज को कहा क्या क्या जाता है, तो ग्लूकोज क्या करता है, तुरंत एनर्जी देने का कार्य करता है, तुरंत एनर्जी देता है, करंट एनर्जी देता है ये हमें। और क्या करता है, ये शरीर का ईंधन इसे कहा जाता है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट को ही शरीर का ईंधन कहा जाता है, शरीर का ईंधन। इसलिए जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो तुरंत उसको ग्लूकोज लगाया जाता है ताकि उसको तुरंत एनर्जी मिल सके, इसलिए जो है दिया जाता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, तुरंत एनर्जी के नाम से जाना जाता है और इसको शरीर का ईंधन माना जाता है क्योंकि यह हमारी बॉडी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। सेकंड हम बात करेंगे फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज की। अब फ्रक्टोज क्या है, तो फ्रक्टोज जो होती है यह हमारी क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है प्राकृतिक जगत की। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, कहाँ की, तो प्राकृतिक जगत की यह सबसे मीठी शर्करा कहलाती है। और इसे क्या कहते हैं, तो फलों में मीठेपन का कारण होती है फ्रक्टोज, फलों में मीठेपन का कारण होती है, फ्रक्टोज ही होती है और फलों में मीठेपन का कारण होती है। और इसे शहद की शर्करा के नाम से जाना जाता है, शहद की शर्करा। इतनी बात समझ में आई। फ्रक्टोज को क्या क्या कहते हैं, तो फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहते हैं प्राकृतिक जगत का, और फलों में मीठेपन का कारण होती है और शहद की शर्करा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी को ही क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। फलों की शर्करा फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा, फलों की शर्करा। इसी को लिब्यूलोज कहा जाता है, लिब्यूलोज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई इतनी बात। अब अगला हम जानेंगे ग्लैक्टोज के बारे में। ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज क्या होती है, ग्लैक्टोज जो है ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान नहीं होती है, या क्या करती है, अन्य शर्करा के साथ मिल करके हमारी बॉडी में ग्लैक्टोज का निर्माण होता है और सबसे ज़्यादा निर्माण डेयरी प्रोडक्ट से होता है। तो ग्लैक्टोज जो है क्या करती है, अन्य शर्करा के साथ, अन्य शर्करा से मिलकर पाया जाता है, से मिलकर ग्लैक्टोज जो है अन्य शर्करा से मिलकर पाया जाता है। जैसे हम अन्य भोज्य पदार्थों को खाते हैं तो उसका हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, तब जा कर के हमको ग्लैक्टोज की प्राप्ति होती है। और सबसे ज़्यादा ग्लैक्टोज कहाँ से मिलता है, तो डेयरी उत्पाद से मिलता है, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, इन सब से डेयरी उत्पाद से मिलता है। लैक्टोज से हमको ग्लैक्टोज की प्राप्ति होती है। जब हम लैक्टोज शर्करा को खाते हैं तो उससे हमें ग्लैक्टोज उत्पन्न होता है।
ग्लैक्टोज। जब हम लैक्टोज को खाते हैं, जब हम डेयरी प्रोडक्ट को खाते हैं तो उसमें लैक्टोज पाई जाती है। जब उसका केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारी बॉडी में ग्लैक्टोज का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे न्यूरॉन शुगर के नाम से जाना जाता है, या ग्लैक्टोज ही हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा देने का कार्य करती है, इसलिए इसे न्यूरॉन शुगर कहते हैं। न्यूरॉन शुगर, इतनी बात समझ में आई? और क्या करती है? ग्लैक्टोज ही हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा देने को कार्य करती है। नाड़ी संस्थाओं को, मस्तिष्क व नाड़ी संस्थाओं को ऊर्जा देने का कार्य करती है, इसलिए इसे न्यूरॉन शुगर के भी नाम से जाना जाता है। अभी तक हमने किसके बारे में जाना? मोनोसैकेराइड्स के बारे में जाना। मोनोसैकेराइड्स क्या है? तो मोनोसैकेराइड्स को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज क्या होती है? तो ग्लूकोज ऐसे शर्करा है जो कि हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और इसे शरीर के ईंधन के भी नाम से जानते हैं। सूत्र की बात अगर हम इसके करते हैं तो इसका सूत्र क्या है? C6H12O6। उसके बाद हम सेकंड फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज क्या है? तो यह हमारे प्राकृतिक जगत की सबसे मीठी शर्करा होती है। फलों में मीठेपन का यही कारण होती है। शहद की शर्करा के नाम से जाना जाता है, फलों की शर्करा कहा जाता है और इसे ही लिब्यूलोज कहा जाता है। उसके बाद अगला हमने तीसरा ग्लैक्टोज के बारे में जाना। ग्लैक्टोज क्या है? तो यह ग्लैक्टोज जो होती है प्राकृतिक जगत में नहीं पाई जाती है, अन्य शर्करा के साथ मिलकर पाया जाता है। जब हम डेयरी उत्पाद को खाते हैं तो उसमें लैक्टोज पाया जाता है और उस लैक्टोज पर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारी बॉडी में ग्लैक्टोज का निर्माण होता है। और ग्लैक्टोज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो हमारे मस्तिष्क को और हमारे नाड़ी तंत्रिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, इसीलिए इसे न्यूरॉन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब हम आगे बात करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब हम आगे किसके बारे में बात करेंगे? डाइसैकेराइड। सेकंड हमारा है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या है? जब 2 अणु मिलकर के बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो उसको क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स कहते हैं। डाइसैकेराइड्स के में कौन कौन सी शर्करा हमारी होती है? तो डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत हमारा आता है सुक्रोज, माल्टोज, और लैक्टोज। और ये जो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब क्या है? 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं। तो सुक्रोज किससे मिलकर के बनता है? सुक्रोज हमारा बनता है, यहाँ पे हमने क्या लिखा? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब हम जानेंगे कि सुक्रोज किससे मिलकर के बनता है। तो सुक्रोज जो बनता है वो हमारा बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के हमारा क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। और हमारा जो माल्टोज बनता है वो किससे मिलकर बनता है? तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। दोनों अणु इसमें किसके होते हैं? ग्लूकोज के होते हैं। जब हम लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर के बनता है। अब हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि सुक्रोज क्या होती है। तो सुक्रोज को क्या कहा जाता है? गन्ने की शर्करा इसे कहा जाता है। सुक्रोज जो है किससे हमें प्राप्त होती है? तो इसे गन्ना या गुड़ की शर्करा कहा जाता है, क्योंकि गन्ना और गुड़, गन्ने का ही उत्पाद क्या है? गुड़ है। तो गन्ना या गुड़ की शर्करा कहा जाता है।
और इसे क्या कहा जाता है? टेबल शुगर। टेबल शुगर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, घरेलू शर्करा। घरेलू शर्करा चीनी, घरेलू शर्करा हमारी क्या है? चीनी। इन सारे नामों से इसे जाना जाता है। अगला हम बात करेंगे माल्टोज की। अगला हम बात किसके करेंगे? माल्टोज की करेंगे। माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, किससे मिलकर के बनता है? तो जब ग्लूकोज और ग्लूकोज दो अणु मिलकर के बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। माल्टोज किस में पाया जाता है? जो हमारे अंकुरित अनाज होते हैं, जैसे जौ हो गया, ज्वार हो गया ना, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इन सब के अंकुरण में क्या पाया जाता है? अंकुरित अनाज हो गया, अंकुरित अनाज, इस सब में हमारा पाया जाता है। अंकुरित अनाज हो गया, उसके बाद इसे और किस, शराब की शर्करा भी इसे कहा जाता है। शराब की शर्करा, इसे क्या कहा जाता है? इसे शराब की शर्करा इसे कहा जाता है। किसमें किसमें पाया जाता है? तो जौ में, ज्वार में, मक्का में, गेहूं में, अंकुरित अनाज में। और इसे क्या कहते हैं? क्योंकि जो है, जो हमारा बियर बनता है, शराब बनता है, वो क्या करते हैं? इन्हीं अनाजों को फिल्टरीकरण करके बनाया जाता है, इसीलिए जो है इसको शराब की शर्करा कहा जाता है। आगे अब हम जानेंगे इसमें लैक्टोज। लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या होती है? हमने आपको भी बताया था, जो लैक्टोज होती है इसे क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। क्योंकि यह दूध में, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे जानेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, अभी हमने क्या जाना? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स क्या है? तो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। सुक्रोज किससे किससे बनता है? तो ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर के सुक्रोज का निर्माण हुआ है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के हमारे माल्टोज का निर्माण हुआ है, और ग्लूकोज लैक्टोज को मिलकर के हमारे लैक्टोज का निर्माण हुआ है। सेकंड है सुक्रोज। सुक्रोज किसे कहते हैं? तो गन्ना, गुड़, चीनी की शर्करा कहा जाता है, टेबल शुगर कहा जाता है, घरेलू शर्करा के नाम से जाना जाता है। सेकंड हमारा है माल्टोज। माल्टोज क्या है? तो जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज, इन सब में पाया जाता है। और लैक्टोज क्या है? तो हमारी दुग्ध की शर्करा कही जाती है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। अगली हम बात किससे करेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या है? तो यह जटिल अणु है, ये जटिल है। पॉलीसैकेराइड्स क्यों है? क्योंकि ये कई सारे अणुओं से मिलकर के बना होता है ना, जटिल है ये कैसे शर्करा है? यह एक जटिल शर्करा है, इसीलिए डायबिटीज के शुगर को पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में ही शर्करा दी जाती है। यह भोजन को संचित करने का कार्य करती है। यह क्या करती है? यह भोजन को संचित करने का कार्य करती है। संचित करने का कार्य करती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो पॉलीसैकेराइड में जैसे स्टार्च होता है हमारा, सबसे पहले हम जानेंगे स्टार्च किस में पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडार जो होता है वो क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम भंडार जो होता है, सबसे ज़्यादा
स्टार्च होता है, स्टार्च कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, और जो स्टार्च होता है किसमें, जो कैप्सूल हम खाते हैं, दवा खाते हैं, उसका जो आवरण होता है वह किसका बना होता है, स्टार्च का भी बना होता है, कैप्सूल का आवरण। ये कई सारे एग्जामों में आया है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो स्टार्च का। इतनी बात क्लियर, स्टार्च का बना होता है। सेकंड हम बात करेंगे सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है, तो रफेज आप लोग जानते ही होंगे, रेशा जिसे हम कहते हैं उसे सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज भी हमें पौधों से पाया जाता है और अनाजों से भी हम प्राप्त करते हैं। सेलुलोज पौधों से प्राप्त किया जाता है, पौधों से पाया जाता है। ये पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है। अगला हम ग्लाइकोजन जानेंगे। ग्लाइकोजन कहाँ होता है, तो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में ही स्टोर होता है, हमारी त्वचा के नीचे और हमारी लीवर में। जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं और अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो ज्वलन नहीं हो पाती है हमारी बॉडी में, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जा करके क्या करती है, हमारी बॉडी में संग्रहित हो जाती है, तो उसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। मतलब ग्लूकोज का जो जमा हुआ रूप होता है वह क्या कहलाता है, वह हमारा ग्लाइकोजन कहलाता है। उसके बाद अगला हम जानेंगे ग्लाइकोजन के बाद पेक्टिन। पेक्टिन, पेक्टिन क्या होती है, तो पेक्टिन जो है हमारे फलों में पाई जाती है। फलों के गूदों में क्या पाई जाती है, पेक्टिन पाया जाता है। उसके बाद हम क्या जानेंगे पेक्टिन के बाद, पेक्टिन के बाद एक काइटिन भी होता है। काइटिन यहाँ लिख दे रहे हैं, पांचवा काइटिन। काइटिन कहाँ पाया जाता है, तो काइटिन हमारे जो कवक होते हैं उनमें पाया जाता है काइटिन ना। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो कवक में पाया जाता है, और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और यह क्या है, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट होती है। बात समझ में आई, काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है और यह किस में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इतनी बात समझ में आई। अगला हम जानेंगे इसी में डेक्स्ट्रीन की हम बात करते हैं। डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन क्या होती है, तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे अनाजों में या फलों में भूरे रंग का कारण होता है वो डेक्स्ट्रीन होती है। जैसे हम अनाजों को ब्राउन करते हैं, जैसे गेहूं आप ले लीजिए और उसको ऐसे ही तवा या कढ़ाई में जो है भूनने का कार्य करिए, तो जो हमारा गेहूं होगा वो ब्राउनिश हो जाएगा। जब वो ताप के संपर्क में आएगा तो वो किसके कारण होती है, डेक्स्ट्रीन के कारण होती है। इतनी बात समझ में आई। या ब्रेड में जो भूरा रंग होता है, या रोटी में, हमारी चपाती में जो भूरे भूरे स्पॉट पड़ जाते हैं, वो सब किसके कारण होते हैं, जो है डेक्स्ट्रीन के कारण होते हैं। तो रोटी या ब्रेड का भूरा होना, रोटी, ब्रेड या अनाजों का भूरा होना। अब भूरा कैसे होगा, जब यह ताप के संपर्क में आएगा तो भूरा हो जाएगा, हल्का ब्राउनिश हो जाएगा। यह तो अभी तक हमने जाना कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमने आपको क्या बताया, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है, तो एक प्रकार की यह जटिल शर्करा है, इसीलिए पॉलीसैकेराइड्स के ही फॉर्म को डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। यह भोजन को संचित करने का कार्य करती है और डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आप लोग पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, तो इसीलिए पॉलीसैकेराइड के फॉर्म को दिया जाता है। इसमें के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो स्टार्च आता है। पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम भंडार क्या होता है, हमारा स्टार्च कहलाता है, और कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है। सेकंड है सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है।
ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का ही ग्लूकोज का जमा हुआ रूप होता है। पेक्टिन फलों के गूदों को कहते हैं। काइटिन जो कवक होती है, कवक की कोशिका भित्त में पाई जाती है, और यह जो काइटिन होती है ये नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। डेक्स्ट्रिन क्या होती है, तो रोटी ब्रेड अनाज जो होते हैं उसके भूरे रंग का कारण हमारा एंजाइम ही होता है, डेक्स्ट्रिन ही होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे बात करेंगे लिपिड्स के बारे में, फैट के बारे में। जब हम आपको एक एक जो है न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ाएंगे तब इसको और डीप में जा कर के पढ़ाएंगे। अभी हम आपको जो है इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। की बात करेंगे तो वसा किससे किससे मिलकर के बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। ऑक्सीजन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। जो हमारी सामान्य वसा होती है, सामान्य वसा की अगर हम बात करते हैं, सामान्य वसा अगर इसको 20 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है, ठोस अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में रहती है। परंतु यदि वे इस ताप पर परंतु वे इस ताप पर द्रव के फॉर्म में आ जाती है, द्रव में आ जाए तो इस ताप पर द्रव में आ जाए तो इसे तेल कहते हैं, इसे तेल कहते हैं। परंतु यदि वह इस ताप में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। हमने आपको क्या बताया, हमने बताया जो हमारा लिपिड्स होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। सामान्य वसा जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहती है। परंतु यदि वही वसा जो है ताप पर द्रव के फॉर्म में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे जो द्रव के फॉर्म में होगा वो तेल कहलाएगा और जो जमा हुआ रहेगा वो फैट कहलाएगा। बात समझ में आई। सामान्य एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30%, सामान्य एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% वसा लेना चाहिए, 30% वसा लेना चाहिए। अब वसा के स्रोत क्या क्या हैं, तो स्रोत आपको पता ही होगा। शुद्ध घी सबसे ज़्यादा एनर्जी देने का कार्य करती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है शुद्ध घी में। उसके बाद वानस्पतिक घी होता है, मक्खन होता है, वानस्पतिक घी, मक्खन, तेल, दूध, पनीर आदि। ये सब क्या है, हमारी वसा की प्राप्ति के स्रोत हैं। अब हम जानेंगे संतृप्त वसा क्या होती है, असंतृप्त वसा क्या होती है, ट्रांस फैट क्या होता है, कौन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, कौन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इन सारी बिंदुओं पर अब हम चर्चा करेंगे। जब हम वसा के वर्गीकरण की बात करते हैं तो जो वसा होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांस फैट। अब हम जानेंगे तीनों के बारे में और तीनों के बारे में ऐसे लिख देंगे। पहले हम संतृप्त वसा के बारे में बताएंगे, फिर असंतृप्त के बारे में, फिर ट्रांस फैट। यहाँ हम लिखेंगे संतृप्त वसा, यहाँ असंतृप्त वसा और यहाँ ट्रांस फैट जो होती है ये हमारे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जितने भी हमारे पैकेट बंद भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें ट्रांस फैट
जो है मिला हुआ होता है, जो कि हमारे लिए यह अच्छा नहीं माना जाता है। संतृप्त वसा क्या होती है? तो जो संतृप्त वसा होती है यह हमारी बॉडी में क्या करती है? संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इसका सेवन कम करना चाहिए, यह क्योंकि हानिकारक होती है। इसका सेवन कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, हानिकारक होती है, यह अच्छी नहीं होती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ाने का कार्य कौन करता है? संतृप्त वसा करती है। जैसे मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा इतनी बात समझ में आई। अब हम सेकंड जानेंगे असंतृप्त वसा के बारे में। तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तथा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में हेल्प करती है। कोलेस्ट्रॉल को हटाने में सहायता करती है, हटाने में सहायता करती है। जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन, जैतून, सूरजमुखी, काजू बादाम, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू और बादाम। बात समझ में आई। अगला हम जानेंगे ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होती है? तो ट्रांस वसा खाने से हमारे शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पर बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देती है। बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम दी जाती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें कम दी जाती है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम दी जाती है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कम दी जाती है और यह क्या होती है? हानिकारक होती है, जिससे दिल की बीमारी, इसके कारण दिल की बीमारी होती है, जिसके कारण दिल की बीमारी होती है। दिल की बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया ना, हृदय पक्षाघात हो गया, दिल की बीमारी का खतरा रहता है। जैसे किसमें यह होता है? एग्जाम्पल में जैसे हम जानेंगे, जैसे पिज्ज़ा आप लोग खूब खाते हो, कुरकुरे खूब खाते हो, अब मत खाना कुरकुरे, फास्ट फूड, पैकेट बंद भोज्य पदार्थ क्यों दिया जाता है? तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है पदार्थ। इतनी बात समझ में आई। हमने यहाँ पे क्या जाना? हमने यहाँ पे जाना कि
जो है संतृप्त वसा क्या होती है, असंतृप्त वसा क्या होती है और ट्रांस फैट क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे संतृप्त वसा के बारे में। तो यह क्या करती है, हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है, जिसका सेवन हमें कम करना चाहिए। और यह पाया किस में जाता है, तो मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा, ऐसे भोज्य पदार्थों में हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड की बात अगर हम करेंगे तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तथा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है तथा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में सहायता प्रदान करती है, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी, काजू, बादाम इत्यादि भोज्य पदार्थों में हमारा असंतृप्त वसा पाई जाती है। अगला हम ट्रांस फैट के बारे में जानेंगे। तो ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस वसा जो होती है इसको खाने से हमारे शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है, उसकी मात्रा को बढ़ा देती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मतलब एचडीएल की मात्रा को कम कर देती है, जिसके कारण से बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है, तो दिल की बीमारी होती है। जैसे क्या करती है, दिल की बीमारी को कम कर देती है। जैसे कौन कौन से भोज्य पदार्थों को खाने से होता है, तो जैसे पिज्ज़ा हो गया, कुरकुरे हो गया, फास्ट फूड हो गया, पैकेट बंद भोज्य पदार्थ हो गया, इन सारे भोज्य पदार्थों में ज़्यादा दी जाती है ट्रांस वसा। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक, वसा के कार्य। वसा क्या क्या सहायता हमें प्रदान करती है। अब हम जानेंगे वसा के कार्य। वसा के कार्य क्या क्या हैं हमारी बॉडी में। तो वसा के जो कार्य हैं, वसा ऊर्जा को संग्रहित करती है तथा त्वचा के नीचे जमा रहती है। तो ऊर्जा को संग्रहित करना और त्वचा के नीचे जमा होना, त्वचा के नीचे जमा होना। सेकंड हम क्या जानेंगे, और वसा क्या करती है। तो वसा मानव शरीर में सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है। वसा मानव शरीर में सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है। सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है। और क्या करती है, तो वसा शरीर के बाहरी अंगों को आघात से बचाती है। वसा शरीर के बाहरी अंगों को आघात से बचाती है, चोट लगने से। आघात ना समझ में आए तो आघात से बचाती है। ये वसा के कार्य हो गए, ठीक है। और क्या करती है, वसा शरीर में तापमान बनाए रहती है। वसा शरीर में तापमान बनाए रखती है। ये हमारे सारे क्या हो गए, वसा के कार्य हो गए। वसा क्या करती है, तो ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करती है हमारी बॉडी में और त्वचा के नीचे जमा भी होती है। वसा मानव शरीर में सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है। वसा शरीर के बाहरी अंगों को चोट लगने से बचाती है। वसा शरीर में तापमान को बनाए रखने का कार्य करती है। अब हम अगला टॉपिक जानेंगे प्रोटीन के बारे में। थोड़ा सा प्रोटीन जानेंगे और थोड़ा सा मिनरल जानेंगे बस इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होती है, तो प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। प्रोटीन क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो प्रोटीन जो है एक हमारा जटिल कार्बनिक
जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं से मिलकर बना होता है। बात समझ में आई। प्रोटीन क्या है, तो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, तो 16% आया होता है और पिछली बार टीजीटी के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। उसके बाद प्रोटीन को 20 जो है भोज्य आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको हम बताएंगे नहीं। 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता हमारी शरीर को होती है। 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसको हम जब प्रोटीन टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी हम इसको नहीं बताएंगे। टिन जो होती है वो हमारा शरीर क्या करती है, संचित कर लेती है और टिन हमको भोजन के द्वारा लेते हैं। आवश्यक जो होती है इसको हम टिन जो आवश्यक प्रोटीन होती है इसको हम भोजन के द्वारा लेते हैं। और जो टिन अनावश्यक होती है हमारी 10 प्रोटीन अनावश्यक होती है, इसको हम क्या करते हैं, यह हमारा शरीर खुद संचित किए रहता है। जो अनावश्यक होती है ये शरीर में स्वयं निर्मित होता है, स्वयं निर्मित होता है। इसको हमें भोजन के साथ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारा अमीनो अम्ल होता है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है। इतनी बात समझ में। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया जो प्रोटीन होती है यह एक जटिल पदार्थ होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। हमारा जो प्रोटीन होता है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक 10 होते हैं उनको हम भोजन के द्वारा अपने शरीर की पूर्ति करते हैं और जो अनावश्यक होते हैं वह हमारे शरीर में स्वयं निर्मित होते हैं। अब हम प्रोटीन के स्रोत को जानेंगे। तो इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो आप लोग जानते हो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे सोयाबीन में पाई जाती है भोज्य पदार्थों में। मशरूम में सबसे ज़्यादा मशरूम में सोयाबीन से भी ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। उसके बाद दूध जो हो गया, पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें प्रोटीन होता है। मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए, वानस्पतिक भोज्य पदार्थ हो गए। वानस्पतिक में जैसे हमारे मान लो हो गए मशरूम हो गया, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अच्छी प्रोटीन हमारे मांस मछली में पाई जाती है। उसके बाद हमारे वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में भी प्रोटीन पाई जाती है। अब हम आगे जानेंगे प्रोटीन के कार्य। अगला हम क्या जानेंगे, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य क्या है, सबसे पहले यह एक निर्माणकारी पदार्थ है। क्या है, निर्माणकारी पदार्थ। सेकंड इसका क्या जानेंगे, सेकंड क्या करता है, यह हमारे कोशिकाओं तथा ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। कोशिकाओं तथा ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन
शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी, और क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है, और क्या करता है, अंगों के टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य करता है, अंगों के टूट फूट की मरम्मत, अंगों के टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। अब हम आगे इसमें जानेंगे कि प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ हमारे होती है। तो प्रोटीन प्राप्ति, रक्त में हमारे प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में किस फॉर्म में होता है, तो हीमोग्लोबिन, पूछा भी जाता है एग्जाम में खूब, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, फाइब्रोनोजिन के फॉर्म में होता है, फाइब्रिनोजन, और प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये रक्त में प्रोटीन पाई जाती है ना। उसके बाद हमारे भोजन में भी पाया जाता है, तो गेहूं में होता है, गेहूं में ग्लूटेन, गेहूं में ग्लूटेन के ना ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है ना। उसके बाद गाजर में भी प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन। अंडे में पाया जाता है एल्ब्यूमिन, बिटलिन, अंडा में एल्ब्यूमिन। सफ़ेद भाग में पाया जाता है, और बिटलिन पाया जाता है पीले भाग में। अंडे में पाया जाता है ना, ये सफ़ेद में पाया जाता है और ये पीले में पाया जाता है। और कहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसीन पाई जाती है। और कहाँ पाया जाता है, तो हड्डियों में भी प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। बाल एवं नाखून की बात करते हैं, तो बाल एवं नाखून में अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। बाल एवं नाखून में अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन और केराटिन में अंतर है, ठीक है, केराटिन में अंतर है। तो ये बाल और नाखून में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। गेहूं में ग्लूटेन पाई जाती है, गाजर में कैरोटीन, अंडा में एल्ब्यूमिन और बिटलिन पाया जाता है, दूध में केसीन पाई जाती है, हड्डियों में हमारी कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। बाल में एवं नाखून में कौन सी पाई जाती है, बाल एवं नाखून, लिखना भूल गए, नाखून में हमारी अल्फा केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, अल्फा केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। अब हम जानेंगे मिनरल्स के बारे में, फटाफट मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। तो खनिज लवण के बारे में जानेंगे। प्रोटीन की कमी से दो रोग भी होता है, क्वाशियोरकर और मैरास्मस। जब प्रोटीन टॉपिक को पढ़ाएंगे तब हम उसको पढ़ाएंगे। अब हम जानेंगे खनिज लवण। खनिज लवण, तो खनिज लवण कौन कौन से हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो खनिज लवण जो है सबसे पहले तो जानेंगे ये अकार्बनिक पदार्थ है। कैसा है, अकार्बनिक पदार्थ है। सबसे पहले हम जानेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों में निर्मित होता है, जो कि हमारी हड्डियां कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, इसलिए कैल्शियम हमारी बॉडी को आवश्यक होता है। कैल्शियम किसके लिए होता है, तो हड्डी एवं दांतों के लिए। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, हड्डी एवं दांतों के लिए। उसके बाद हमारा आता है फास्फोरस। फास्फोरस, जहाँ पे कैल्शियम होता है वहाँ पे जो है हमारा, जहाँ पे कैल्शियम होता है वहाँ पे फास्फोरस हमारा होता है। तो फास्फोरस भी जो होता है हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र सही से कार्य करें इसके लिए फास्फोरस रिस्पॉन्सिबल होता है। और पाया किस में जाता है, तो चावल, मूंगफली, सोयाबीन, पनीर, इन सब में फास्फोरस पाया जाता है। अगला हमारा आयरन इम्पॉर्टेंट होता है।
आयरन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? तो यह हमारे रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन के स्तर को मेंटेन करने का कार्य करता है। हरी सब्जियां हो गई, चुकंदर हो गया, अंगूर हो गया, इन सब में हमारा आयरन पाया जाता है। आयरन की अगर कमी हमारी बॉडी में होती है तो एनीमिया हो जाती है। एनीमिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे मेगैलोब्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक, ये सारी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया हो जाती हैं। तो ये सारी एनीमिया के कॉज दिखते हैं। अगला हमारा आयोडीन है। आयोडीन भी ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो ग्वाइटर रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, इसलिए जो है, और हमारे थायराइड ग्रंथि के निर्माण में भी सहायक होती है, थायरोक्सिन हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होती है, इसलिए आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयोडीन हमारी नमक में नहीं पाया जाता है, बल्कि नमक में आयोडीन को मिलाया जाता है। आयोडीन समुद्री फूड में पाया जाता है, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। इसके बाद और हमारी बॉडी को किसकी आवश्यकता होती है? तो विटामिन की भी आवश्यकता होती है। और विटामिन जो टॉपिक है ये लंबा है। और जल की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई? तो मिनरल, खनिज लवण में क्या क्या? खनिज लवण जो होता है कार्बनिक पदार्थ होता है। कैल्शियम जो होता है हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाए रखने का कार्य करती है। फास्फोरस जो है ये हमारे तंत्रिका तंत्र सही से वर्क करें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और हमारे हड्डियों एवं दांतों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। आयरन जो है हमारी बॉडी में एनीमिया की कमी ना हो, एनीमिया ना हो, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आयोडीन भी हमारे थायराइड जो ग्लैंड होती है सही से वर्क करे और घेंघा नामक बीमारी ना हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। विटामिन विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में हेल्प करती है। जल हमारी बॉडी से बना होता है, इसलिए जल हमारी बॉडी में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।